विकास की इस तीसरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब तक हम प्रेमचंद युग तक बात कर चुके हैं और उसमें प्रेमचंद युग में प्रेमचंद पर मुख्य रूप से अभी हमने बात किया है, यानी 1936 तक हमने बात किया है और प्रेमचंद पर ही बात की है। और पिछले व्याख्यान में मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि दो तीन मुद्दे जो थे वो प्रेमचंद के उपन्यासों में प्रमुख रूप से सामने आए। वो था एक राष्ट्रीय निर्माण का मुद्दा। सबसे पहला मुद्दा जो था कि भारत अगर आजाद होगा तो उसको कैसा राष्ट्र बनना चाहिए। तो प्रेमचंद ने की जो सोच थी वो ये सोच थी कि यदि इस देश का किसान मजबूत होगा, यदि इस देश का किसान सुखी होगा तो निश्चित रूप से ये देश भी सुखी होगा। इसलिए उन्होंने अपने उपन्यासों में गांव, कृषि संस्कृति, कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जीवन, गांव में मनाए जाने वाले त्योहार, इनका व्यापक चित्रण किया, आलोचकीय चित्रण किया। मैंने आपको इस तरह का परिदृश्य दिखाया कि आपके सामने वो सारे दृश्य उपस्थित हो जाए और फिर प्रेमचंद ने केवल इन समस्याओं का जिक्र ही नहीं किया बल्कि उसका कारण भी बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये बताया कि किसानों की इस स्थिति का कारण कौन है, तो साम्राज्यवादी नीतियां हैं, अंग्रेज हैं। क्योंकि जो ये जमींदार हैं, जागीरदार हैं, पुलिस हैं, अमले हैं, महाजन हैं, ये तो शोषण के अंग हैं, हथियार हैं। तो प्रेमचंद ने एक दृष्टि खोली। दूसरी दृष्टि ये खोली उन्होंने बहुत व्यापक रूप में कि जब तक हम अपने पैरों पर खड़ा नहीं होंगे और जब तक भारत में सिगरेट जैसे कारखाने लगते रहेंगे, तो सूरदास से विरोध करवाया, स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात की और कहा कि अब हमारे समाज को बदलना पड़ेगा। इसी तरह से दलितों की बात की कि दलित जब तक हमारे समाज के मेन स्ट्रीम मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बनते हैं तब तक भारत एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में नहीं स्थापित हो सकता है। और यह भी कि जब तक किसानों के हाथ में सत्ता न जाएगी, जब तक किसान खुद मुख्तार नहीं होंगे, जब तक किसान और मजदूर एक साथ नहीं मिलेंगे और जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक हम आजाद नहीं हो सकते। तो गांधी जी ने उनको यह सारी प्रेरणा दी थी, गांधी जी से उन्होंने ये सारी प्रेरणा ली थी। तो इस समय और भी कई लोग, प्रेमचंद के समय में और भी कई लोग उपन्यास लिख रहे थे। तो अभी जो व्याख्यान मैं आपके सामने दे रहा हूं उसमें प्रेमचंद के समय में जो लोग लिख रहे थे, और प्रेमचंद के जाने के बाद प्रेमचंद युग समाप्त नहीं होता है, वो लगातार चलता रहता है और प्रेमचंद के समान लोग लिखते रहते हैं। लेकिन प्रेमचंद के बाद एक ऐसी भी पीढ़ी आती है जो प्रेमचंद से अलग होकर लिखती है और प्रेमचंद को ने जो दिशा उपन्यास लिखने की दिखाई थी उसका निर्वाह करते हुए, उस परंपरा का पालन करते हुए नई दिशाओं की खोज करती है। यानी उपन्यास परिपक्वता की ओर बढ़ता है। जैसे एक नदी निकलती है और लगातार चौड़ी होती चली जाती है। हिमालय से गंगा निकलती है, हरिद्वार पहुंचती है, उसका कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। उसी तरह से जब उपन्यास का आरंभ हुआ तो प्रेमचंद हिंदी उपन्यास के हरिद्वार है, जहां पर पहली बार नदी आकार लेती, यानी
नदी, गंगा नदी जिस तरह हरिद्वार में आकार लेती है, उसी तरह से प्रेमचंद में हिंदी उपन्यास आकार ग्रहण करता है और बाद में यही कई धाराओं में विभक्त भी होती है नदी। कई धाराएं इसमें आके मिलती भी हैं। तो इस तरह से हिंदी उपन्यास आगे बढ़ता चला गया। तो मैं कुछ उपन्यासकारों की चर्चा करूंगा, उन्होंने जो लिखा है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी भी होगी और उन्होंने जो लिखा है उससे क्या नया विषय सामने आया, इस पर भी हम लोग विमर्श करेंगे। तो प्रेमचंद जिस समय लिख रहे थे, उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दलित जीवन पर लिख रहे थे। उसमें मैं 2-3 उपन्यासकारों के नाम लेना चाहूंगा, जैसे बेचन शर्मा उग्र। बेचन शर्मा उग्र ने एक उपन्यास लिखा, बुधवा की बेटी, 1928 में। एक उपन्यास उसके बाद लिखा गया कंकाल, और एक उपन्यास उसके बाद लिखा गया घर की राह। ये आजादी से पहले और प्रेमचंद के दौरान ये 3 उपन्यास ऐसे लिखे गए जो दलित जीवन पर आधारित है, और ये बहुत प्रमुख बात है। प्रेमचंद ने इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन अब उपन्यासकारों की निगाह दलित समाज की ओर जा रही थी। प्रेमचंद ने बता दिया था कि दलित समाज अब उठ रहा है। समाज में एक तरफ गांधी जी के हाथ में नेतृत्व था, तो दूसरी तरफ अंबेडकर जी भी लगातार दलितों के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में कई जगहों पर दलितों द्वारा किए गए विरोध और विद्रोह का चित्रण किया है। गोदान में किया है, कर्मभूमि में किया है, कई जगहों पर किया है। और उन्होंने दलितों को अपना मुखिया नायक भी बनाया, सूरदास। लेकिन प्रेमचंद ने दलितों को नायक बनाते हुए दलित विषय पर कोई अकेला उपन्यास नहीं लिखा। यह काम बेचन शर्मा उग्र ने किया बुधवा की बेटी में, और कंकाल में जयशंकर प्रसाद ने उसका थोड़ा जिक्र किया है। लेकिन जो सबसे प्रमुख दखल और प्रमुख उपस्थिति रही दलित स्वर के रूप में, इंद्र बसावड़ा की, 1935 में उन्होंने ये उपन्यास लिखा, घर की राह। यह एक छोटे बच्चे के अवलोकन दृष्टि से लिखा गया उपन्यास, और यह पूर्णतः दलित समस्या के गांधीवादी समाधान का उपन्यास है। इस उपन्यास में इस बात की आलोचना की गई है कि जन्मना किसी को अस्पृश्य मानना, अछूत मानना गलत है। जन्मना किसी को मूर्ख मानना गलत है, पिछड़ा मानना गलत है, क्योंकि ये जो बालक है, जो जन्मना दलित है, वो आगे जाकर एक बहुत बड़ा चित्रकार बनता है, कांग्रेस के आश्रम में रहता है, कांग्रेस के नीतियों का समर्थक, और बाद में वो दलितों के उद्धार में लग जाता है। यानी जिस तरह से महात्मा गांधी दलितों के उद्धार के लिए लगे हुए थे, वो जो रास्ता था, समन्वय का रास्ता,
वह रास्ता इंद्र बसावड़ा ने अपने उपन्यास घर की राह में दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपन्यास की भूमिका स्वयं प्रेमचंद ने लिखी। इंद्र बसावड़ा एक दलित रचनाकार हैं और इसलिए, और चूंकि इसका विषय भी दलित है, इसलिए यह हिंदी का पहला दलित उपन्यास है। और इसका मतलब यह कि प्रेमचंद के युग में ही जो दलित उपन्यास की परंपरा है, वो दलित उपन्यास की परंपरा आरंभ हो गई है। प्रेमचंद ने गांव पर लिखा है, बहुत लिखा है, लेकिन एक उन्हीं के जमाने के एक उपन्यासकार हैं, साहित्यकार हैं, शिवपूजन सहाय। उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है देहाती दुनिया। यह प्रेमचंद के उपन्यासों से बिल्कुल अलग है। बाद में जाकर रेणु को आंचलिक उपन्यास का प्रणेता माना गया और आंचलिक उपन्यास की परिभाषा गढ़ी गई। अगर उस परिभाषा के तहत भी देखा जाए तो यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, देहाती दुनिया। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं इस आंचलिकता की परिभाषा से बहुत सहमत नहीं हूं, क्योंकि स्थानीयता ही हमारे उपन्यासों की पहचान है और आंचलिकता मतलब स्थानीयता, और स्थानीयता से जब हम विश्व की ओर बढ़ते हैं, वैश्विक बनते हैं, तब हम विश्व को कुछ देते हैं। लेकिन जब हम अपनी स्थानीयता को छोड़कर जब विश्व की ओर, बाजार की ओर केवल भागते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा पतन अवश्यंभावी। तो इसमें जिस तरह से चित्रण किया गया है हिंदी उपन्यासों का, हिंदी देहाती दुनिया में, वह भारतीय उपन्यास के चौखटे को, अंग्रेजी उपन्यास के चौखटे को तोड़ता है। इसमें कुछ स्मृतियां हैं, इसमें कुछ संस्मरण है, इसमें कुछ बतकही है, इसमें कुछ किस्से हैं, और इन किस्सों को, बतकही को, संस्मरण को जोड़ दिया गया है और उपन्यास की एक नई संरचना सामने आती, जिसको कुछ लोग उपन्यास कहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उपन्यास एक ऐसी लचीली विधा है जिसको आप कथा को किसी भी ढंग से कह दीजिए, उसको आप उपन्यास कहेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जितनी विविधता भारतीय कथा परंपरा में है, उतनी विविधता यूरोपीय कथा परंपरा में नहीं है। हमारे कई उपन्यासकारों ने यूरोपीय कथा परंपरा से भी ग्रहण किया है, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए हैं धरती से। सबसे प्रमुख है धरती से जुड़ना। ये देहाती दुनिया अनेक प्रसंगों का संकलन है, अनेक झांकियां हैं इसमें, और भोजपुरी संस्कृति इसमें बोलती है, भोजपुरी का प्रयोग है इसमें। गीतों का प्रयोग पहली बार व्यापक रूप से देहाती दुनिया में किया गया। 1926 में लिखा गया यह उपन्यास। इसी प्रकार एक बहुत प्रमुख उपन्यासकार इस काल के हुए जयशंकर प्रसाद। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली, इरावती जैसे उपन्यास प्रसिद्ध हुए। उन्होंने भी जो समाज की समस्या है, अवैध संतान की, धार्मिक आडंबर की, स्त्री पुरुष संबंध की और दलित शोषित की भी बात की उन्होंने।
समाज को उन्होंने बिल्कुल एक जैसे ऑपरेशन थिएटर पर रखकर उसका सर्जिकल ऑपरेशन किया और दिखाया कि हमारे समाज के भीतर ये कुरीतियां हैं। अंग्रेजी आलोचना दृष्टि से इसे नेचुरलिज्म भी कहते हैं, प्रकृतिवाद। इसके बाद निराला ने, जो बहुत छायावाद के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने भी अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती जैसे उपन्यास लिखे और भारतीय जीवन में जो स्त्री पुरुष संबंध है और स्त्री की विडंबना है उसका चित्रण किया। इस समय एक और प्रमुख लेखक हुए भगवती चरण वर्मा। उनका उपन्यास चित्रलेखा कई लोगों ने पढ़ा होगा। 1934 में यह उपन्यास लिखा गया और निश्चित रूप से इस उपन्यास में स्त्री को और अतीत का चित्रण किया उसमें, और स्त्री की स्वाधीनता, स्त्री की अस्मिता, प्रेम करने का उसका अधिकार, इसका विस्तार से चित्रण भगवती चरण वर्मा ने किया। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रेमचंद की धारा और दृष्टिकोण से अलग होकर लिखा, वे हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र का पहला उपन्यास 1930 में आ गया, परख, और उसके बाद सुनीता, त्यागपत्र जैसे उपन्यास आए। इस उपन्यास में जैनेन्द्र ने स्त्री और पुरुष के संबंध को बिल्कुल एक नए ढंग से रखा। दांपत्य जीवन और दांपत्य जीवन के बाहर के प्रेम को रखा। प्रेम और वासना के संबंध में जो हमने रूढ़ियां बना रखी हैं उसके बारे में अलग ढंग से लिखा। और सुनीता में एक स्त्री एक बलात्कारी पुरुष को जिस प्रकार चुनौती देती है, उसका जो अहिंसात्मक ढंग है चुनौती देने का, नहीं, इस पर बहुत गहन चर्चा हुई है उस उपन्यास में। और जैनेन्द्र के उपन्यासों की चर्चा करते हुए अक्सर हम शील और अश्लील के घेरे में के दायरे में बनकर रह जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर जैनेन्द्र के उपन्यासों को देखना है तो विराट बनाकर देखना होगा, और स्त्री की अस्मिता और स्त्री की जो अस्मिता और स्वतंत्रता है उसको केंद्र में रखकर बात कर। स्त्री की जो संहिता हमने बना रखी है, उस स्त्री संहिता को उनके उपन्यास तोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका चित्रण होता है, यानी स्त्री के या पात्रों के अंतर्मन में वे हम प्रवेश करते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में भी ये बहुत बार, अधिकांश बार ये बात सामने आती है, वो पात्रों के अंतर मन में ले जाते हैं। लेकिन जैनेन्द्र जिस दृष्टिकोण से चित्रण करते हैं उसमें पहले तो अंतर्मन में ही घुस जाना पड़ता है और वहां बैठकर व्यक्ति को निहारना होता है, समझना होता है, बूझना होता है। इसी दौरान इलाचंद जोशी ने भी कई उपन्यास लिखे, मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे, और उनके उपन्यासों में भी ये व्यक्ति के मन को जानने की जो चेष्टा है, मानसिक स्तर पर अंदर प्रवेश करके जानने की जो है, उसकी पड़ताल इसमें की गई है। इस दौरान एक बहुत बड़े उपन्यासकार हुए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के नाम से प्रसिद्ध हैं। और उन्होंने जो उपन्यास लिखा शेखर एक जीवनी, वो शेखर एक जीवनी 1940 में आजादी के पहले लिखी गई थी, और यह हिंदी का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास है जिसमें एक चरित्र है और उस चरित्र के चारों तरफ उपन्यास की कथा की धुरी घूमती। यह क्रांतिकारी भी है
विद्रोह भी करता है, लेकिन यहां भी जो स्त्री और पुरुष का जो संबंध है वो संबंधों के बने बनाए ढांचे को तोड़ता है और यह व्यक्ति के अंतर्मन में प्रवेश करके हमें सारी गतिविधियां दिखाता है। इस दौरान ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, ऐतिहासिक रोमांस भी लिखे गए और उनमें राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने प्राचीन और पौराणिक प्राचीन इतिहास को अपने कथा का केंद्र बनाया, लेकिन उन्होंने यथार्थ का चित्रण जो किया वो समकालीन यथार्थ का चित्रण किया। इसी तरह वृंदावन लाल वर्मा ने इतिहास को अपने उपन्यास का केंद्र बनाया और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में लिखी गई थी, उसमें इतिहास को पेश किया। इन तीनों ही रचनाकारों ने इतिहास का संबल लिया, लेकिन इन तीनों ने ही इतिहास का उपयोग अलग अलग ढंग से किया। वृंदावन लाल वर्मा ने इतिहास के से ज्यादा लोक को ध्यान में रखा, किंवदंतियों को ध्यान में रखा। बाण भट्ट की आत्मकथा में बाण भट्ट की पूरी कथा एक काल्पनिक कथा है जिसको रचा बुना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्राचीन बाण भट्ट से यह बाण भट्ट अलग है। इसी प्रकार राहुल सांकृत्यायन जब लिखते हैं अपना उपन्यास तो उसमें इतिहास हावी होता है, ऐतिहासिक तथ्य ज्यादा होते हैं। तो इतिहास और कथा का जो संबंध है वो इन दोनों में अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। इस दौरान एक महत्वपूर्ण कथाकार हुए यशपाल। यशपाल ने आरंभ में दादा कामरेड, दिव्या और पार्टी कॉमरेड जैसे उपन्यास लिखे, लेकिन उनकी पहचान बनी झूठा सच से, जिसमें, और ये आजादी के बाद का लिखा गया उपन्यास है, इसलिए इस पर बाद में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से विभाजन की त्रासदी को उन्होंने अपने उपन्यासों में अभिव्यक्त किया। आजादी से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण इस युग की देन है वो ये कि बहुत सी महिला कथाकारों ने उपन्यास लिखे। इसमें जो सबसे प्रमुख है बंग महिला मल्लिका देवी, उन्होंने कहानियां ज्यादा लिखी, जिसकी चर्चा हम कहानी के विकास में कर चुके हैं। इस दौरान लगभग 16 लेखिकाएं जिनका अभी पता चला है, वो 16 लेखिकाएं हैं। कुछ तो अनाम होकर लिखती थी, कुछ नाम से लिखती थी। बंग महिला, प्रियमवदा देवी, हेमंत कुमार चौधरी, कुमुद बाला देवी, रुक्मिणी देवी, स्फूर्णा देवी आदि। और इन्होंने हिंदू समाज में जो स्त्रियों की दुर्गति है, खास करके बाल विधवाओं की, जिस तरह से उनका दैहिक और मानसिक शोषण होता है समाज में, उसका विस्तार से आत्मकथात्मक और कथात्मक वर्णन हुआ है। इस युग की एक प्रमुख उपन्यासकारा हैं उषा देवी मित्र, जिन्होंने अपने उपन्यास वचन में प्रेम और विवाह की समस्या को सामने रखा है। और इन कथाकारों ने विवाह और प्रेम की संगति के बारे में कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। तो इस प्रकार प्रेमचंद युग में और आजादी से पहले 1947 तक उपन्यास अपने पूरे स्वरूप में आ गया था। अब उपन्यास में कई विषय हो चुके थे। अब सामाजिक उपन्यास भी थे, ऐतिहासिक उपन्यास भी थे, मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी थे, और समय के साथ साथ ये उपन्यासों के
चरित्र बदलने लगे, संरचना बदलने लगी। और इन सारी यात्राओं को अगर देखें तो ये देखेंगे कि उपन्यास लगातार अब करवट ले रहा है, लगातार अपनी संरचना बदल रहा है, विषय बदल रहा है, तरह तरह की कथाएं कह रहा है। यही उपन्यास की विशेषता है। उपन्यास राष्ट्र का स्वर होता है, वह हकीकत दिखाता है अपने समाज की, वह मनुष्य की हकीकत दिखाता है। इसलिए जैसे जैसे समाज बदलेगा वैसे वैसे उपन्यास बदलेगा। हम अपने आगे आने वाली कक्षा में जब आजादी के बाद के उपन्यासों की चर्चा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार आजादी के बाद जब नए विषय आते हैं तो किस तरह से नए उपन्यासकार सामने आते हैं और आजाद भारत के यथार्थ को नए ढंग से सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो आज का व्याख्यान मैं यहीं समाप्त करता हूं और अगले व्याख्यान में आजादी के बाद लिखे गए उपन्यासों के बारे में हम कहेंगे और एक संक्षिप्त, क्योंकि पूरा आधे घंटे में ये पूरा व्याख्यान समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन ये जो व्याख्यान है वो आपको दृष्टि देने के लिए है। बाकी आप अपने 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 पाठ्य पुस्तकें पढ़िए जो आपके पास हैं, जो आपके पास लिखित सामग्री उपलब्ध है उसको पढ़िए। और मेरा काम है, हम शिक्षकों का काम है आपको एक दृष्टि प्रदान करना कि किस तरह से उसको पढ़ाई करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर अगले व्याख्यान में हम आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।